आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि ये हमारा जो सीरीज चल रहा है वो CSAT 2025, जो हमारा टारगेट है वो CSAT 2025 है। इससे पहले वाला जो वीडियो आपका अपलोड हुआ है वो क्लॉक एंड कैलेंडर, सॉरी क्लॉक नहीं, ओनली कैलेंडर के ऊपर बेस्ड था। और उसके आई थिंक 4 वीडियोस हैं और चारों में मैंने कॉन्सेप्ट पूरा कवर करा दिया है, जितनी भी क्वेश्चंस आपके पिछले PYQ से रिलेटेड है। ठीक है, बाहर के साउंड को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा सा भी आउटसाइड पे हूँ, पर एक्चुअली काफ़ी नियरेस्ट आपका पेपर का डेट आ चुका है, इसलिए मैंने टाइम बर्बाद करना उचित नहीं समझा और मैं वीडियो बनाने पे फोकस कर रहा हूँ। होप थोड़ा सा आप भी मैनेज करके चलेंगे। फिर भी मैंने एक्सटर्नल साउंड्स और जितने भी नॉइजेस उसको रिमूव करने की कोशिश की, पर स्टिल अगर कोई इशूज आता है तो प्लीज़ कंसिडर दैट। ठीक है, चलो आज का जो हमारा जो रिक्वेस्ट आया था एक बच्चे का हमारे पास कि एवरेज का वीडियो चाहिए था, और एवरेज का ही वीडियो आज हम अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, देखिए एवरेज के वीडियोस में आपको क्या ध्यान रखना है मैं वो बता रहा हूँ। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज, सभी बच्चों को पता होगा कि जब आप बचपन में पढ़ते थे तो आपने एवरेज का जो फॉर्मूला पढ़ा है, जिसको हम हिंदी में औसत कहते हैं। ठीक है, एवरेज का जो फॉर्मूला पढ़ा है, मतलब औसत जो होता था, इसका फॉर्मूला होता था सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ है उसका सम करने का मतलब यहां पे आपको उनको जोड़ना है, यानी उनके जोड़, और अपॉन में उनकी संख्या, वो कितने संख्या है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं समझूं बच्चा यहां पे और मैं कहूं कि मेरे पास एक नंबर है 4, एक नंबर है 6, एक नंबर है 12, और मुझे इन संख्याओं का क्या निकालना है, औसत निकालना है, एवरेज निकालना है। तो जैसा मैंने कहा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मतलब जब मैं इसका एवरेज निकालूंगा बच्चा तो मैं लिखूंगा 4 + 6 + 12, और ये टोटल नंबर कितने हैं, 1, 2 और 3। तो ये 3 अंक है तो मैं इसको 3 से विभाजित कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले ऊपर क्या करना है, जोड़ना है, जिसके लिए मैंने क्या लिखा है 4 + 6 + 12, और कितनी संख्या है, 3 संख्या है, तो 3 से इसको क्या कर देंगे, हम विभाजित करेंगे। ठीक है, विभाजित करेंगे तो इसको अगर आप ऐड करेंगे बच्चा तो ये 22 होगा, मतलब 22/3। ठीक है, अगर नंबर फ्रैक्शन में है तो फ्रैक्शन में रहने दीजिएगा ऑप्शन अगर आपका, अगर डेसिमल में करने के लिए कह रहा है तो आप नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं एज पर ऑप्शन रिक्वायर्ड। ठीक है, हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, स्टिल उससे पहले कुछ फॉर्मूले जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर दूं। उससे पहले एक चीज नोट कर लीजिएगा, कि एग्जाम में जितने भी डेटा रीड किए गए हैं, ठीक है, उस बेसिस पे अगर हम आपको रिक्वेस्ट करें तो ये फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा और इसको लिख लीजिएगा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऐसा क्यों करा है मैं आपको रीजन बताऊं, क्योंकि अगर आप मल्टीपल क्वेश्चन जब देखेंगे PYQ के, तो जनरली जो हमारे क्वेश्चन में गिवन डेटा होता है उसमें आपके पास एवरेज और सम ऑफ ऑब्जर्वेशन गिवन होता है। ठीक है, या तो डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालने के लिए कहता है, या इसी के चारों तरफ रिवॉल्व रहता है, इसी के चारों तरफ रोटेट करता है, इसी के बेसिस पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, तो हम थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज करेंगे ताकि हमें हमेशा ध्यान रहे कि जो डेटा दिया हुआ है एवरेज का और जो डेटा हुआ है सम का, उसको हम सीधा मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और वहां से मुझे क्या, अच्छा सॉरी, कुछ गलत किया मैंने, वेट, ये गलत लिख दिया मैंने। एक्चुअली सम ऑफ ऑब्जर्वेशन के अगेंस्ट लिखना था, वेट सॉरी। हाँ, इसको आपको लिखना है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सॉरी बेटा, वो गलत लिखा गया था। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया बस मैंने। तो आपके एग्जाम में जो डेटा गिवन होता है वो उसमें एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दिया रहता है। हमेशा आपको क्वेश्चन में क्या निकालना होता है, सम निकालना होता है। जैसा मैंने कहा, या तो आपको सम के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, या तो क्वेश्चन इसी के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा, यानी कि इसी के चारों तरफ घूमता रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एवरेज में क्वेश्चन कहीं से भी नहीं आता है। कुछ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो मैं भी आपके सामने फॉर्मूला रख देता हूं। ठीक है, चलिए देखिए, ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। अगर बच्चा आपके पास ऐसी कोई सीरीज आती है, ध्यान रखिएगा, ऐसी कोई सीरीज आती है जो कि आपकी क्या होती है, एक
नेचुरल नंबर की सीरीज होती है जिसको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक है, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 2 3, ठीक है, 4 5 ऐसे करके अगर n तक कोई संख्या जाती है, अगर मुझे इसका औसत निकालना है मतलब एवरेज निकालना है, ध्यान रखिएगा फॉर्मूला n+1/2 होगा। अगर कोई संख्या 1 2 3 इस प्रकार से गिनती की संख्या है जिसको आप प्राकृतिक संख्या कहते हैं, उसका एवरेज n+1/2 होता है। अगर मैं इसी संख्याओं का वर्ग निकाल लूं, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, वर्ग कह लीजिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे n मतलब स्क्वायर कह लीजिए, उनका अगर आप एवरेज निकालते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाता है आपका n+1 2n+1/6। ठीक है, वहीं अगर बात करें बच्चा, अगर मैं इनका घन निकालूं, मतलब 2 का घन, 3 का घन, ठीक है, और या आप इंग्लिश में कह लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, तो इनका जो एवरेज होता है वो होता है n × n+1/4। ये 3 फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन जनरली पूछे जा सकते हैं। मैंने क्या कहा, अगर मान लीजिए कोई संख्या है जो कोई सीरीज दी है, कोई प्रणाली दी हुई है और वो आपका 1 2 3 इस प्रकार से एक नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या, तो उसका एवरेज का जो फॉर्मूला होगा वो फॉर्मूला होगा आपका n+1/2। ठीक है, अगर मान लीजिए उसी का वर्ग निकाल ले तो उसका जो एवरेज होगा वो होगा n+1 × 2n+1/6। घन होगा तो n × n+1/4, सॉरी n × n+1/4। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा अगर कभी आपके पास विषम संख्या का सीरीज हो, जैसे 1 3 5, ठीक है, अच्छा इसमें ना प्लस साइन ना लगाइए, मैंने हर जगह प्लस लगा दिया है ना, प्लस साइन नंबर लगाइए क्योंकि वो कॉमा का पार्ट होगा ना, सीरीज दिया हुआ है, हम सम थोड़ी ना निकाल रहे हैं वहां पे उसका। ठीक है, ठीक है, अगर मान लीजिए 1 3 5 इस प्रकार करके अगर कोई सीरीज लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा 2n-1 से विषम संख्या मतलब ऑड संख्या को रिप्रेजेंट किया जाता है। इस कंडीशन में आपका जो एवरेज होगा वो n होगा। ठीक है, और वहीं अगर मैं 2 4 6 इस प्रकार करके 2n तक ले जाऊं तो इसका जो औसत होता है वो n+1 होता है। ठीक है, इनका जो औसत होता है वो n+1 होता है। आप इनका या तो फोटो क्लिक कर लीजिएगा या तो फटाफट आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको कोई भी फॉर्मूला याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जितना PYQ मैंने रीड किया है इसके अलावा कहीं से कुछ भी नहीं आएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बस आपको ये ध्यान रखना है कि हमें जब भी हम योग निकालेंगे तो वो योग एवरेज मतलब औसत गुना नंबर के बराबर होगा। ठीक है, आपके कह सकता हूं मैं कि 90% क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्मूला के आगे पीछे मूव करते हैं। मैं भी आपको सारे क्वेश्चन करके दिखाऊंगा जिसमें ये प्रॉब्लम सिर्फ इसके आगे पीछे मूव करेंगे। ये मैंने आपको एक स्पेशल केस में लिख कर दिया है कि बाई चांस अगर क्वेश्चन कुछ नया करना चाहेगा तो इससे ज्यादा आपके लिए क्वेश्चन डिजाइन नहीं कर पाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, ध्यान रखिए ये क्वेश्चन आपका 2016 में पूछा गया है। ठीक है, क्वेश्चन है द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन अ सर्टेन ऑफ 5 इज 10,000। हिंदी में देख लीजिए क्या लिखा है, 5 व्यक्तियों के एक परिवार में प्रति व्यक्ति औसत मासिक आय 10,000 रुपया है। मतलब एक परिवार है जिसमें 5 व्यक्ति हैं। 5 व्यक्ति का मतलब नंबर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, एन की वैल्यू कितनी होगी 5, और उसका औसत आय मतलब एवरेज की वैल्यू कितनी हो गई 10,000। ठीक है, उसी परिवार में प्रति व्यक्ति की औसत आय मासिक क्या होगी, बोल रहा है कि उसी परिवार में, मतलब नंबर नहीं बदला है। ठीक है, यदि एक व्यक्ति की आय में प्रति वर्ष 1,20,000 रुपए की वृद्धि हो जाती है। ध्यान रखना, इसमें इस 5 लोगों में से मान लेते हैं यहां पे 5 लोग हैं, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है, ये 5 लोग हैं। इसमें से मान लीजिए मैं इसको कंसिडर कर रहा हूं, ये वो पर्सन है जिसका वार्षिक आय 1,20,000 बढ़ जाता है। तो जरा सोचो, अगर 1,20,000 वार्षिक आय बढ़ा है तो पर मंथ कितना बढ़ा होगा। 12 से डिवाइड कर देंगे। अगर मैं 12 से डिवाइड करता हूं तो 10,000 रुपया इस पर्सन की पुराने आय से बढ़ जाएगी। ठीक है, अब आप बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि आपने मंथली इनकम क्यों निकाला, क्योंकि इनिशियली जो क्वेश्चन है वो आपका मासिक पे है, क्या बोल सकते हैं, मंथली पे है। ठीक है, तो अब सोचो कि ये जो 10,000 रुपया होगा, जितना योग पहले के समय इनका होता था उसमें से 10,000 रुपया बढ़ जाएगा। तो जरा बच्चा इनका यूज करके पहले का योग निकालिए। सम का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था,
नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। तो नंबर कितना है 5, 10,000। तो पुरानी जो इनकी टोटल इनकम थी इनके परिवार में वो कितनी थी, मात्र 50,000 रुपए थी। कितनी थी, 50,000 रुपए थी। अब उस 50,000 में देखा गया कि क्योंकि एक पर्सन की आय बढ़ी है, कितनी बढ़ी है, 10,000। तो जैसे ही हम 10,000 जोड़ेंगे बेटा, जो नया परिवार का आय हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 50,000 प्लस 10,000। मतलब नए परिवार का आय कितना हो जाएगा, 60,000। और कितने लोगों में इसको बांटना है, क्योंकि अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये तो सम निकल गया। देखो अब वापस से फॉर्मूला चेंज किया, ये आपका सम निकल गया। अब आपसे औसत पूछा है, तो आपको अगर मैं यहीं से इसी फॉर्मूला को यूज कर लूं तो औसत कितना हो जाएगा, सम अपॉन नंबर होगा। अभी हमने पढ़ा था लास्ट स्लाइड पे। तो औसत कितना, सम कितना है हमारे पास, 60,000। कितने लोगों के बीच में बांटा गया, 5 लोगों के बीच में बांटा गया है। सॉल्व कर लीजिए, 12,000। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, 12,000। मतलब इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं वापस से समझा देता हूं। देखो क्वेश्चन में ये कहा है आपसे कि 5 लोग थे जिनकी औसत आय 10,000 रुपए थी। उसमें से किसी एक पर्सन की वार्षिक आय 1,20,000 बढ़ जाती है। तो बताइए नया औसत कितना होगा। तो सबसे पहले हमने इनके 1,20,000 को 12 से कन्वर्ट करके इसको मासिक आय में कन्वर्ट किया। ठीक है, मंथली इनकम में कन्वर्ट किया। और उसके बाद ठीक है, हमने पुराना वाला पहले सम निकाले कि पुराना पैसा हो कितना रहा था, घर में टोटल इनकम कितना आ रहा था। तो नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज, मतलब 5 गुना 10,000, 50,000 हो गया। अब ये तो 50,000 पुराना वाला अमाउंट था, उसमें 10,000 अगर मैं ऐड कर दूंगा तो नया वाला अमाउंट आ जाएगा। और अमाउंट को किससे डिवाइड करना है, पर पर्सन से। ठीक है, ये एक तरीका हुआ। अगर मैं इस क्वेश्चन को और शॉर्ट में सॉल्व करना चाहूं तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। गया देखो, अभी हमने देखा कि 1,20,000 रुपए, 1,20,000 रुपए, ठीक है, 12 महीने में बढ़े। तो मतलब एक महीने में कितना बढ़ा, 10,000 रुपए बढ़ा। और ये 10,000 रुपया, क्योंकि अब ये इससे मुझे औसत निकालना है। मतलब औसत क्या होता है, एक तरह से अगर मैं बात करूं बच्चा नॉर्मल सेंस में समझो, औसत का मतलब क्या होता है, ज्यादा से कम को देना, या दूसरे शब्दों में बोल सकते इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना। तो भाई अब ये जो 10,000 रुपया है ये पांचों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो अगर मैं यहां से बांटूं तो कितने कितने बटेंगे, 2-2,000। पहले से उनके पास कितने रुपए होते थे, 10,000। अब मैं एक्स्ट्रा कितना और दूंगा सबको, 2-2,000। तो मतलब नई वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12,000। तो अगर मैं सॉल्यूशन चाहता तो 2 लाइन में भी हो सकता था। ठीक है, और अगर मुझे प्रोसेस से बनाना है तो मैं वैसे वाले तरीके से बना सकता हूं जैसा मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अभी तक तुमने देखा इस फॉर्मूले में, इस वाले में भी मैंने एक ही फॉर्मूला यूज किया, सम इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाई बाय एवरेज। अब देखना यहां पे भी इस वाले क्वेश्चन में भी यही यूज करूंगा मैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, सपोज द एवरेज वेट ऑफ 9 पर्सन इज 50 kg। ठीक है, 9 लोगों का एवरेज वेट कितना है, 50 kg है। तो भाई अगर 9 लोगों का एवरेज वेट 50 kg है तो जरा लिख लीजिए, नंबर की वैल्यू आपको 9 समझ में आ रही है, एवरेज की वैल्यू आपको 50 समझ में आ रही है। तो यहां से मेरे लिए सम कितना हो जाएगा, यहां से मेरा सम हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई बाय 50, मतलब 450। मतलब अगर मैं ये 9 लोगों का अगर औसत वजन निकालूंगा तो कितना आएगा, 450 kg आएगा। कितना आएगा, 450 kg आएगा। ठीक है, अब कहता है द एवरेज ऑफ अ फर्स्ट 5 पर्सन इज 45 kg। ठीक है, पहले पांच व्यक्ति का एवरेज कितना है, 45 है। अब देखो इसमें स्प्लिट करा है। अब तुम जरा यहां पे समझना, अगर मैं यहां पे कहूं, ठीक है, अगर मैं यहां पे कहूं कि ये फर्स्ट पर्सन है, या फर्स्ट न लिख के मैं ABCD लिख दूं क्योंकि ज्यादा लिखना पड़ेगा, वैसे तो आपका टाइम बर्बाद होगा, मैं शॉर्ट में लिख देता हूं। मान लीजिए ये फर्स्ट पर्सन है, ये सेकंड पर्सन है, ये थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, 8, 9। ठीक है, अगर मैं शुरुआत में फर्स्ट टाइम की बात करूं तब तो मैंने इसकी बात करी थी, ये पूरे की बात करी थी, जहां पे नंबर की वैल्यू मेरी 9 थी, एवरेज की वैल्यू मेरी 50 थी। तो मेरा सम कितना आया था, यहां पे सम आया था मेरा 9 गुना 50, मतलब 450। ठीक है, अब ये कहता है द एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 पर्सन। तो पहले 5 पर्सन का मतलब यहां तक, यानी नंबर की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास, 5। एवरेज कितना दिया है मेरे पास, 45। तो अगर मैं इनका सम निकालूंगा तो कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 45। तो आप कहेंगे सर ये तो 225 के बराबर होगा। ये किसके बराबर होगा, 225 के बराबर होगा। ठीक है, चलो अब अगले लाइन में देखो, अगला लाइन क्या कहता है, अगला लाइन कहता है आपसे
कि लास्ट 5% इज 55 kg। लास्ट 5 कहने का मतलब 1 2 3 4 5, मतलब ई तक, यहां से ए से ई था, यहां ई से आई से ई तक है, ठीक है। अगेन n इज इक्वल टू 5 ले लीजिए। एवरेज की वैल्यू कितना है 55 है, तो सम कितना हो गया, सम हो गया 5 मल्टीप्लाई बाय 55 मतलब 275, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है बताओ पांचवें पर्सन का योग कितना होगा, सॉरी वजन कितना होगा। तो देखो पांचवा पर्सन एक ऐसा पर्सन है जो आगे से भी काउंट हुआ है, पीछे से भी काउंट हुआ है, आगे से भी काउंट हुआ है, पीछे से भी काउंट हुआ है, ठीक है। अब इसका मतलब जब मैं इस डाटा को और इस डाटा को जोड़ूंगा तो इसमें ई 2 बार काउंट हो चुका है। फर्स्ट टाइम से भी ई काउंट हुआ है, सेकंड टाइम से भी काउंट हुआ है। तो भैया जोड़ के देखिए कितना हो रहा है। अगर मैं इन दोनों को प्लस करता हूं तो मुझे 500 मिलता है, ठीक है। और जबकि ये जब 450 आया था उस समय हर एक पर्सन एक बार काउंट हुआ था। हर एक पर्सन कितनी बार काउंट हुआ था, एक बार काउंट हुआ था। और यहां पे जब मैंने 500 ऐड करके निकाला है तो इस कंडीशन में ई कितनी बार काउंट हुआ है, 2 बार। तो मतलब जो डिफरेंस वैल्यू आ रहा है वो किसका आ रहा होगा, ई का आ रहा होगा। किसका आ रहा होगा बच्चा, ई का आ रहा होगा। मतलब ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनको और इनको माइनस कर लीजिए, मतलब 500 माइनस 450 कर लीजिए तो आपको 50 kg इसका आंसर मिल जाएगा। अगेन अगर आप देखेंगे तो मैंने यहां पे सिर्फ सम का फॉर्मूला लगाया है, कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट नहीं यूज करा है, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन यूज, सॉरी कुछ भी एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करा है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन अलोंग विथ देयर पेरेंट्स। एक परिवार है जिसमें 2 बच्चे हैं, उनके माता पिता हैं, ठीक है। एक परिवार, उनके 2 बच्चे, उनके माता पिता। बच्चों और उनके मां के वजन का औसत 50 किलोग्राम है, ठीक है। और बच्चे और उनके पिता के वजन का औसत 52 ग्राम है। यदि पिता का वजन 60 किलोग्राम है तो बताइए माता का वजन क्या होगा या मां का वजन क्या होगा। अब देखो मैं थोड़ा सा कम स्टेप लिखूंगा और तुम समझने की कोशिश करना और मैं समझाऊंगा भी, ठीक है। 2 चिल्ड्रन है तो मान लो मैं बच्चों को C1 और C2 बोल देता हूं, ठीक। अभी फिलहाल तो मैं नॉमेनक्लेचर दे दूं तो ये भी हटा दूं कि वो प्लस होगा। मान लीजिए कि एक बच्चा C1 हो गया, एक बच्चा C2 हो गया। मदर के लिए M यूज कर लेते हैं, फादर के लिए F यूज कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले लाइन में कहता है कि अगर मैं दोनों बच्चों, उनके वेट ऑफ द चिल्ड्रन का है, ध्यान रखना दोनों बच्चों यहां पाएगा, और उनकी मां, उसका औसत कितना है 50 kg है, ठीक है। तो जरा मुझे बताओ अगर मैं तीनों का योग निकालूं, मतलब C1 प्लस C2 प्लस M, मतलब कि दोनों बच्चों और उसके मां का योग निकालूं तो वो कितना होगा। अभी मैंने बताया था सम किसके बराबर होता है, ठीक है, नंबर मल्टीप्लाई बाई एवरेज। यहां पे कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। एवरेज कितना कहा जा रहा है 50, मतलब इनका योग कितना होना चाहिए 150, ठीक है। सेकेंड लाइन में कह रहा है कि दोनों बच्चों को लेना है और उनके पिताजी को लेना है। उनका सम अगर मैं निकालूंगा तो वापस से 3 लोग हैं, लेकिन इस समय अगर आप क्वेश्चन में देखें तो औसत कितना है अपने पास 52 है। तो यहां से इनका योग कितना आ रहा है, मतलब इनका सम कितना आ रहा है 156 आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़िए क्वेश्चन में, और क्वेश्चन में अगला लाइन कहता है कि अगर पिता का वजन 60 kg है, मतलब इन दोनों को और प्लस अगर मैं पिता का वजन रख दूं तो वो किसके बराबर होगा 156 के बराबर। मतलब C1 प्लस C2 और पिता का वजन, ये जो वजन है अगर मैं इसको 60 एज्यूम कर लेता हूं, एज्यूम क्या करना क्वेश्चन में दिया हुआ है, इज इक्वल टू 156। तो C1 प्लस C2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 156 माइनस 60, मतलब कि 96 kg। कितना हो जाएगा 96 kg हो जाएगा। अब कह रहा माता का वजन बताओ, तो क्या लगता है, मुझे नहीं लगता कि आप इतने भी बोल सकते हैं कि आपके पास कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा कि अगर मैं ये 96 की वैल्यू यहां पे पुट कर दूं, जिसका सम, तीनों का सम कितना है 150, तो मुझे आराम से मम्मा का एज पता चल जाएगा। मेरे ख्याल से ये काम आप खुद भी कर सकते हैं कि M जो होगा वो 150 माइनस 96 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर जो आना चाहिए वो 54 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 54 आना चाहिए, ठीक है। बच्चा अच्छे से कॉन्सेप्ट को देखो, हर जगह सिर्फ सम निकालने के ऊपर क्वेश्चंस कहे गए। क्वेश्चंस में सम के अलावा कुछ भी फाइंड आउट नहीं करना अपन को, ठीक है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपका 2017 में पूछा गया है। अच्छा एक बात मैं वापस से कह देता हूं, वैसे बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं और फिर भी उनके माइंड में अगर डाउट आ रहा है कि क्या मुझे वापस से जाके पीवाईक्यू पलटना है, तो पीवाईक्यू पलटने की कोई आवश्यकता नहीं। इन टॉपिकों के पीवाईक्यू एकदम देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक एक पीवाईक्यू यहां पे फिल्टर लगाया है
ठीक है, तो आपको देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है एक शहर में पहले 4 दिनों में औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई है और आखिरी 2 दिनों में वर्षा का अनुपात 4:3 है। ठीक है, और 6 दिनों का औसत 0.50 इंच था। तो बताइए 5वें दिन वर्षा कितनी वर्षा हुई है? तो जरा मुझे बताओ, ये पहला जो औसत वर्षा दिया हुआ 0.40, इसमें कितने दिन इन्वॉल्व है? 4 दिन इन्वॉल्व है। तो जरा सोच के देखो कि अगर मैं पहले वाले कंडीशन को ऐड करूं तो नंबर कितना? 4। औसत वर्षा कितनी हुई? 0.4। मतलब मैं कह सकता हूं कि पहले 4 दिन में 1.6 सेंटीमीटर नहीं होगा भाई मेरे, इंच होगा। ठीक है, ठीक है, 1.6 इंच वर्षा हुई है। ठीक है, अब ये वाला पार्ट को थोड़ा इग्नोर करते, बीच वाले को, औसत वाला, और कहता है कि जब 6 दिन में कंपैरिजन हुआ है, जब 6 दिन में कंपैरिजन हुआ है, ठीक है, तो ये देखा गया है कि औसत इंच कितना हुआ है? 0.5। तो मतलब इसको अगर मैं घटाऊं, मतलब मल्टीप्लाई करूं, तो 3.0 इंच हुआ है। अब सोचो, ये पहले 4 दिन की बात थी, ये पूरे 6 दिन की बात है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये जो डिफरेंस आ रहा है यहां पे, वो बीच के 2 दिन की होगी, यानी 5वें और 6ठे दिन की होगी। तो मैं अगर 2 दिन के लिए डिफरेंस निकाल लूं तो 3.0 माइनस 1.6, यानी कि लास्ट के 2 दिन में 1.4 इंच बारिश हुआ है। कितना बारिश हुआ है? 1.4 इंच बारिश हुआ है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि लास्ट के 2 दिन का औसत 4:3 है, तो मुझे 5वें दिन का बताना। तो 5वें को इंडिकेट कौन कर रहा है? 4 इंडिकेट कर रहा है। 5वें कौन इंडिकेट कर रहा है? 4। तो भाई मेरे 4 और 3 कितने होते हैं? 7। तो 7 यूनिट की वैल्यू मुझे 1.4 पता है। दोनों दिन को जोड़ दो, दोनों दिन को जोड़ोगे, 4 + 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1.4। और मुझसे पूछा किसका दिया गया था? 5वें दिन का। 5वें दिन की वैल्यू कितनी है? 4 यूनिट। इसको एक्स करो, कैचिया गुना या क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1.4 मल्टीप्लाई बाई 4 अपॉन में 7। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0.2 होगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर 0.80 हो जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने पहले 4 दिन का वर्षा निकाला कि 4 दिन में कुल कितनी वर्षा हुई, फिर मैंने 6 दिन का कुल वर्षा निकाला, और मैंने फिर ये ऑब्जर्व किया कि भाई जो डिफरेंसेज आ रहे हैं वो लास्ट के 2 दिन में बारिश हुए होंगे। तो अंतिम 2 दिन में कितना बारिश हुआ है? अंतिम 2 दिन में आपके पास 1.4 बारिश हुआ है। और ये कितने दिनों में डिवाइड करना है? 5वें और 6ठे दिन में। 5वें दिन जितना भी बारिश हुआ और 6ठे दिन जितना भी बारिश हुआ है वो 4.3 के बोल सकते हैं अनुपात में विभाजित हो रहा है। तो मैंने उस हिसाब से 4 और 3 7 यूनिट की वैल्यू कितनी पता थी हमारे पास? 1.4, क्योंकि ये 2 दिन का डेटा था, और मुझे 5th डे का निकालना था जो कि 4th यूनिट के बराबर है। ठीक है बच्चा, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एबीसी का औसत वजन 40 ग्राम है, किलोग्राम है, और बीडीई का औसत वजन 42 किलोग्राम है। अगर एफ और बी का वजन बराबर है, तो अगर मैं इन 6 को मिला दूं तो इनका औसत वजन क्या होगा? ये हॉर्न को इग्नोर करना बेटा प्लीज। ठीक है, अब देखो 3 लोग हैं, ए प्लस बी प्लस सी। अगर मैं अभी तक तो मेरे ख्याल से सारे बच्चे समझ गए होंगे, अगर मुझे योग निकालना है तो मैं क्या करूंगा? 3 लोग हैं तो 3 का मतलब पहले 3 मल्टीप्लाई में इनका औसत कितना है? 40। तो इसका औसत योग कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, लास्ट में कौन कौन है? बी डी ई। अगेन कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, इनका औसत कितना है? 42। ये कितना हो जाएगा? 126। अब क्वेश्चन में एक बात कहा है आगे चल के कि भाई ये जो b है वो किसके बराबर है? f के बराबर है। तो मैं b को रिप्लेस करके f लिख सकता हूं। तो अब आप देखो, आपको 6 लोग मिल गए, a b c d e f, 6 के 6 लोग मिल गए। तो इनका जो अगर मुझे एवरेज निकालना होगा तो क्या पता होना चाहिए? सम अपॉन नंबर। नंबर तो मुझे 6 पता है, सम कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 246। तो 246 यहां रखिए, सॉल्यूशन मारिए, 41 kg आपका आंसर होगा। ठीक है, मैंने क्या किया? पहले 3 लोगों का सम निकाला, फिर 3 लोगों का सम निकाला। क्वेश्चन में एक लाइन दिया हुआ था कि f का जो वजन है वो b के वजन के क्या है? बराबर है। तो मैंने f को b से रिप्लेस कर दिया, वहां से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है बेटा, चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपके जो बोल सकते हैं कि ऑप्शन से जल्दी बन जाएगा अगर मैं ऑप्शन से बनाने जाऊं तो। ठीक है, और बाकी कैलकुलेशन से भी बन सकता है। तो मैं दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं। ठीक है, और बेसिकली ध्यान रखिएगा, काफी लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2020 में पूछा गया। क्वेश्चन ये कहता है द एवरेज एज ऑफ अ टीचर एंड द 3 चिल्ड्रन इज 20 ईयर्स। ठीक है,
एक शिक्षक और 3 बच्चों का बोल सकते हैं आयु का औसत मान कितना है, 20 वर्ष है। अगर मैं तीनों बच्चों की बात करूं तो उनका एज बराबर है, उनकी आयु बराबर है, और टीचर और बच्चों के एज का डिफरेंस कितना है, 20 साल है। तो बताइए कि टीचर का एज कितना होगा, यानी कि शिक्षक की आयु कितनी होगी। देखो सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाओ, मजा आएगा। कैसे मजा आएगा, देखो अगर मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूं कि अगर शिक्षक की आयु 25 साल है, शिक्षक की आयु 25 साल है, ठीक है, उससे भी पहले एक काम और करो, उससे भी पहले एक काम और करो, ठीक है, सॉरी, उससे भी पहले काम करो। क्वेश्चन में एक लाइन लिखा था कि एक टीचर है और 3 स्टूडेंट है, मतलब S1 प्लस S2 प्लस S3, मतलब टोटल कितने लोग हो गए, 4 लोग। इनका औसत कितना है, 20 का, तो वैल्यू कितनी जानी चाहिए, 80, ठीक है, 80 हो जानी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब मुझे यहां पे एक बात समझना है कि अगर मैं टीचर की वैल्यू 25 पुट करता हूं, ठीक है, टीचर की वैल्यू कितना पुट करता हूं, 25 पुट करता हूं, तो बचे कितना, इसकी वैल्यू कितनी बचेगी मेरे पास, इसकी जो वैल्यू बचेगी वो बचेगी मेरे पास 55। कितनी बचेगी, 55 बचेगी, यानी तीनों बच्चों का योग कितना होगा, 55, ठीक है। क्योंकि तीनों बच्चे बराबर हैं तो एक बच्चे की आयु 18.33 होनी चाहिए, क्योंकि 3 हिस्सों में बांटोगे तो 18.33 आएगा। अब क्वेश्चन में एक बात कहा है कि टीचर और शिक्षक और बच्चे के आयु का डिफरेंस कितना है, 20 साल। तो यहां से देख लो भैया 20 साल का डिफरेंस नहीं है, मतलब पहला ऑप्शन गलत है, पहला ऑप्शन गलत है। अगर मैं शिक्षक की आयु 30 साल मानता हूं तो बच्चों का कुल मान कितना होना चाहिए, 50। अगर मैं 50 को 3 से डिवाइड करता हूं तो वैल्यू 6.67 आएगा। यहां भी अगर मैं डिफरेंस चेक करूंगा तो वो भी 20 नहीं है, ये भी गलत है, ठीक है। अगर मैं शिक्षक की आयु 35 मानता हूं तो जो बचेंगे वो बचेंगे 45। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, सॉरी, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करता हूं, ठीक है, तो मतलब ये 15 बचेंगे, और 35-15 का डिफरेंस कितना होता है, 20 होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर 35 यूएस होगा। एक तरीका तो ये हुआ सॉल्व करने का। दूसरे तरीके पे आते हैं, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं पहले इसको एक बार और वापस से एक्सप्लेन कर दूं, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा। मैंने ये कहा कि एक शिक्षक 3 बच्चे, ठीक है, तो भैया 4 लोग हो गए तो 4 गुना 20, मतलब उनका कुल योग कितना होना चाहिए, 80। अब टीचर का एज निकालना, टीचर की वैल्यू दी हुई है। अगर एक शिक्षक की आयु 25 है तो 55 बचेगा, 55 को तीनों भागों में इक्वेट करोगे, तीनों बच्चों का उम्र बराबर है, मतलब S1 इज इक्वल टू S2 इज इक्वल टू S3। ऐसा क्वेश्चन में कहा है कि तीनों बच्चों का, यदि तीनों छात्र की आयु समान है, ठीक है, तो भाई अगर तीनों इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो 18.33, डिफरेंस 20 नहीं हो रहा। सेम काम यहां 16.67, डिफरेंस 20 नहीं हो रहा। यहां पे जब किया तो 15 आया, अब डिफरेंस इनका 20 हुआ था, ठीक है। दूसरा तरीका, अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन एलिमेंट नहीं करना है और क्वेश्चन ही सॉल्व करना है तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे वो देखिए। आप कह सकते हैं कि क्योंकि तीनों बच्चों का आयु सेम है तो t प्लस 3s इज इक्वल टू 80 होगा, जैसा भी मैंने पीछे निकाला था। बाकी मैं यहां पे वापस से निकाल दूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 4 इंटू 20, मतलब यहां से आपको 80 मिल गया था। और एक लाइन बोला है कि शिक्षक और बच्चे का डिफरेंस 20 साल का है, तो मतलब t माइनस s करेंगे तो वो 20 आएगा, क्योंकि मुझे शिक्षक का मान निकालना है, ठीक है। तो मैं इनको सीधा सीधा जोड़ देता हूं, जोड़ूंगा तो फिर कैलकुलेशन लंबा चला जाएगा। माइनस कर दीजिए, टी कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहां से टी कैंसिल हो गया। 4s की वैल्यू कितनी आ जाती है, 60, मतलब s की वैल्यू कितनी आ गई, 15। स्टूडेंट की वैल्यू 15 मिल गई मुझे। अब यहां पे आप रख दीजिए इस इक्वेशन में, तो t की वैल्यू -15 इज इक्वल टू 20, मतलब t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 35। तो आप जैसे सॉल्व करना चाहें वैसे आप सॉल्व कर सकते हैं, टोटली डिपेंड अपॉन यू, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। हाँ, यहां पे पैटर्न बदलेगा और मैं बदलूंगा क्यों, उसका रीजन भी बताऊंगा, क्योंकि अगर नहीं बदलूंगा तो थोड़ा लंबा बनेगा, बदल दूंगा पैटर्न बनाने का तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहा है सुनिए। क्वेश्चन कहा है कि 100 छात्रों का औसत अंक 40 दिया गया है, मतलब यहां पे छात्र कितने हैं, 100, मतलब नंबर की वैल्यू 100 हो गई। औसत कितना दिया है, मतलब एवरेज की वैल्यू 40 हो गई, ठीक है। ये क्वेश्चन स्टार मार्क करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है बाद में यह पाया गया कि एक छात्र के अंक 53 थे जिन्हें गलती से 83 पढ़ लिया गया था, मतलब रियली में नंबर कम है और आपने उस नंबर को ज्यादा लिख दिया था, मतलब आपका योग ज्यादा आया था।
तो पहले तो आप योग निकालिए कि आपका योग आ कितना रहा है। तो आप कहेंगे सर 100 गुना 40, तो मेरा योग तो आपको 4000 आ रहा है। ठीक है, अब इस 4000 में से जो आपने गलत किया है उसको माइनस कीजिए, और जो आपने माइनस कीजिए इसको, जो आपने गलती से लिख दिया था उसको माइनस कीजिए, मतलब 83 को माइनस कर दिया और जो सही नंबर उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, तो अगर मैं वो करके देखूं बेटा तो इसको जोड़ दीजिए 4053 माइनस 83। ठीक है, कुछ गलत तो नहीं लिखा है ना, गलती से 83 पढ़ लिया गया था। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया 739। ठीक है, 3970। ठीक है, अब वापस से औसत निकाल लीजिए, क्योंकि आपसे करेक्टेड मीन पूछा है, मीन पूछे या औसत पूछे बात बराबर है। तो एवरेज की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3970। नंबर में कोई चेंज नहीं है, जितने नंबर बच्चे थे पहले से उतने बच्चे अभी भी हैं, तो आपका करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 39.7। ठीक है, वापस से सुन लीजिए, फिर मैं आपको इसका ऑल्टरनेट बता रहा हूं। देखो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास पहले 100 बच्चे थे, उनका एवरेज मार्क 40 दिया हुआ था, वहां से मैंने 100 उनका योग निकाला। ठीक है, मुझे बाद में समझ में आया कि एक बच्चे का मार्क्स तो 53 था, 53 था, लेकिन गलती से मैंने 83 पिकअप कर लिया था। यानी तो जो गलती हुई तो उसको हटा के जो सही नंबर उसको रख दीजिए। वहां से अगर आपने कैलकुलेशन किया तो 3970 जा रहा है, वापस से एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, अगर मुझे इस पूरे प्रॉब्लम से बचना है तो समझो क्या करना है। क्वेश्चन में कहा गया है कि करेक्ट वैल्यू आपका 53 है और इनकरेक्ट वैल्यू आपका 83 है। अब मुझे इतना तो क्लियरली समझ में आ रहा है कि अगर करेक्ट वैल्यू रखी जाएगी तो आपका सम घटेगा, अगर सम घटेगा तो एवरेज भी घटेगा, सम घटेगा तो एवरेज भी घटेगा। इतनी बात तो क्लियर है। अब बस यहीं पे बात खत्म। सम घटेगा तो एवरेज भी घटेगा, बस ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब बस करना क्या है, देखिए सिंपल सी बात है, किसी भी कंडीशन में आपको इनका डिफरेंस लेना है। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक आता है। ठीक है, डिफरेंस ले लीजिए, इनका डिफरेंस कितना हो जाएगा 30 का। नंबर में कोई चेंज नहीं है, 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया 0.3। अब यहां पे समझो मेरी बात को, 0.3 से एवरेज घटना चाहिए। पहले एवरेज था कितना 40 में से अगर मैं 0.3 माइनस कर दूं तो आंसर कितना हो जाएगा 39.7 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को मैं बताऊं पलक झपकते बनाया जा सकता है, पर इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अगर इस मेथड से जाओगे तो। ठीक है, वापस से मैं बता दूं क्योंकि ये मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है, मुझे बहुत अच्छा प्यारा सा लगता है बनाते समय, कि आपको हमेशा करेक्ट वैल्यू और इनकरेक्ट वैल्यू का डिफरेंस लेना है और उसको जो भी आपका एक्चुअल नंबर था उससे डिवाइड कर लीजिए। बस एक डाउट होता है कि मुझे ऐड करना है या मुझे सब्ट्रैक्ट करना है, जोड़ना है या घटाना है। बस ध्यान रखना, अगर आपका सही मान कम है तो सम भी घटेगा, मतलब योग भी घटेगा, और अगर योग घटेगा तो एवरेज भी घटेगा। होप बच्चा आपको वीडियो समझ में आया होगा। अभी इसका एक पार्ट और बच्चा है जो भी मैं अपलोड करूंगा, तो कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में आप फ्री हो बेटा अपने डाउट्स को भेजने के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।